हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, अभी तक जो है हम इस चैप्टर के ऊपर 2 लेक्चर्स ले चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। सो देखिए, अभी तक जो है हम इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं कार्बन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो कार्बन होता है उसकी बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, और हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें ज़्यादातर हमें कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए दिखाई देते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, क्या कारण होता है, क्या रीज़न होता है, क्या प्रोसेस होती है। देन हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी देखे थे मॉलिक्यूल्स के, उनमें किस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। हमने उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में भी देखा था। ऑलराइट, और जब हमने इन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, उनके बारे में स्टडी करी, तो हमें जो है 3 टाइप के बॉन्ड्स और मिले जानने को, जिसमें थे हमारे सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड एंड देन हमारा ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम सिर्फ एक लाइन से दिखा देते हैं, एंड डबल बॉन्ड को हम ऐसे 2 लाइन से दिखाते हैं, एंड ट्रिपल बॉन्ड को हम ये इस तरीके से 3 लाइन से दिखा देते हैं। अब हमने जो भी मॉलिक्यूल्स पढ़े थे उसमें से सिंगल बॉन्ड के लिए एग्जांपल में हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है एंड क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है। डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में हम डबल बॉन्ड देखा था। ट्रिपल की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड की, तो इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन। हमने नाइट्रोजन में देखा था कि किस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, जो बाकी की चीज़ें होती हैं, जिसमें से हमारी लेक्चर की शुरुआत हो रही है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन से। सो हम अपनी फर्स्ट हेडिंग स्टार्ट करते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स जो वर्ड होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपर रूप। अपर रूप। अब होते क्या हैं ये एलोट्रॉप्स? देखिए, कोई भी सब्सटेंस अगर वो हमारा डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट रूपों में पाया जा रहा है, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये सारे जो रूप हैं, ये सारी जो फॉर्म्स हैं, वो हमारे इस सब्सटेंस के एलोट्रॉप्स हैं, उसके अपर रूप हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट जो है खुद में थोड़े से बदलाव करके यहाँ 2 टाइप के ऑब्जेक्ट बना रहा है। इस ऑब्जेक्ट ने जो है खुद में थोड़ा सा बदलाव किया और इसने यहाँ पर 2 टाइप के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना दिए। अब इस वाले ऑब्जेक्ट के अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड इस वाले की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर होता क्या है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो सकती हैं, इनका स्वरूप अलग हो सकता है, इनकी स्ट्रक्चर अलग हो सकती है, बट ये जो हैं बेसिकली इसी चीज़ के अलग अलग रूप हैं। सो इसी चीज़ को जो है हम अपर रूप बोलते हैं, यानी कि एलोट्रॉप्स बोलते हैं। सो जब हम एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दैट व्हेन एन एलिमेंट अकर इन different forms in nature with widely varying physical properties, फिर हम यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे, these different forms are called the allotropes
ऑफ द एलिमेंट। तो इसको जो है हम उस एलिमेंट का अपर रूप बोलते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है मैं अंडरलाइन कर देती हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एंड उनके पास जो है वेरिंग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑलराइट, सो इस तरीके से जो है अपर रूप की हम डेफिनेशन लिखते हैं। अब वहीं जब हम कार्बन के अपर रूप की बात करते हैं तब हम क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में, तो कार्बन के जो अपर रूप होते हैं वो अभी तक देखिए खोज तो जारी है बराबर, बट अगर हम देखें तो अभी तक जो है द एलोट्रॉप्स, द नोन एलोट्रॉप्स, ओके, द नोन एलोट्रॉप्स यानी कि जो अभी तक ज्ञात हैं, क्योंकि अभी जो है साइंस जो है वो काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है, हमारा ये यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है, अभी तक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हम खोज भी नहीं कर पाए हैं। हो सकता है अभी हमारे जो यूनिवर्स है इसमें और भी कई सारे एलिमेंट्स मौजूद हों जिनकी हम अभी तक खोज नहीं कर पाए हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे द नोन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कामा डायमंड, हाँ ये वही वाला डायमंड है, कामा डायमंड एंड फुल्लेरीन, फुल्लेरीन्स ETC। ओके, ETC नहीं लिखते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन फुल्लेरीन्स। तो हमारे पास जो है पढ़ने के लिए ये 3 एलोट्रॉप्स हैं जिसमें ग्रेफाइट है, डायमंड है एंड फुल्लेरीन्स हैं। ओके, अब अगर देखें तो चाहे हम ग्रेफाइट को देख लें, चाहे हम डायमंड को देख लें या हम फिर फुल्लेरीन को देख लें, ये तीनों ही जो हैं कार्बन की ही अलग अलग फॉर्म्स हैं। ओके, बट इनमें डिफरेंस जो है वो कार्बन की जो बॉन्डिंग है, कार्बन की बॉन्डिंग का जो मैनर है उसमें डिफरेंस होता है इनमें। सो अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पॉइंट वाइज जो है यहाँ पर चीज़ें लिखते जाएंगे, जो जो चीज़ें जो हैं इनमें डिफरेंस पैदा करती हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा, दैट इन देम डिफरेंस lies in the manner of bonding of carbon atom with other carbon atoms। भाई हमने पढ़ा था ना कि कार्बन जो है वो कार्बन के ही दूसरे एटम के साथ, इनफैक्ट बहुत सारे एटम्स के साथ जो है बॉन्ड बना सकता है ना। सो एक कार्बन जो है वो दूसरे एटम के साथ किस तरीके से बॉन्ड बना रहा है उसका मैनर जो है इन सभी एलोट्रॉप्स में डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा। ओके, अब वहीं अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है कि डायमंड में हमारा एक एक कार्बन जो होता है वो हमारा एक्स्ट्रा 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, और वो इस तरीके से जुड़ करके जो है वो एक 3D संरचना, एक 3D स्ट्रक्चर बना के तैयार करता है। उसी को जो है जब वो वही स्ट्रक्चर्स आपस में मिल जाती हैं तब हमें जो है ये डायमंड देखने को मिलता है। ओके, सो डायमंड क्या है, डायमंड के बारे में बात करते हैं तो क्या है कि इन डायमंड each carbon atom bonded to each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms, 4 other carbon atoms forming a rigid 3D structure। 3D स्ट्रक्चर मतलब जो तीनों डायमेंशंस में हो, 3D स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, अब वहीं पर डिफरेंस जो है हमारा ग्रेफाइट में होता है। इसमें क्या होता है कि एक कार्बन जो है वो 3 अलग कार्बन से कनेक्टेड होता है, बट
एक ही प्लेन में, जैसे प्लेन्स होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एक ये लेयर हो गई, फिर इसके नीचे ये लेयर हो गई, ये हो गई, तो इसमें क्या है कि मान लीजिए ये वाला कार्बन जो है इस प्लेन में है, तो वो इसी प्लेन के कार्बन्स के साथ में बॉन्ड बनाएगा, ये नहीं कि वो इसके साथ बना ले, तो नहीं बनाएगा वो। सो इस तरीके से जो है ग्रेफाइट में स्ट्रक्चर होती है। वहीं हमारे डायमंड में क्या है कि इसमें है ये इस तरीके से उसकी लेयर्स हैं, अगर इसमें है ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो वो इसके साथ भी बॉन्ड बनाते जा रहा है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो हमारा डायमंड है वो हमारा एक रिजिड स्ट्रक्चर है, वो हमारा एक रिजिड स्ट्रक्चर हो जाता है। एंड यहाँ पर जो हमारा ग्रेफाइट है वो इतना ज़्यादा रिजिड नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हम ग्रेफाइट का वो पॉइंट लिख लेते हैं दैट इन ग्रेफाइट each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms, 3 other carbon atoms in the same plane, सेम प्लेन। अब ये जो है हमारा एक ही प्लेन में जो है बॉन्ड बना रहा है, नीचे वाला जो है वो अपने प्लेन में बॉन्ड बना रहा है, उससे नीचे वाला वो अपने प्लेन में बॉन्ड बना रहा है ना। तो इस तरीके से जो है लेयर वाइज स्ट्रक्चर तैयार होती है, जिससे क्या होता है कि हमारे पास एक हेक्सागोनल एरे बन जाता है। ऑलराइट, सो इस तरीके से जो है एक स्ट्रक्चर तैयार होती है इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। तो एक हेक्सागोनल जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाती है ना। अब आगे देखते हैं, ये जो हमारे बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, इन बॉन्ड्स में अगर हम देखें तो डायमंड की बात करें तो डायमंड में एक कार्बन जो है वो आगे 4 कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसकी तो बैलेंस ही कंप्लीट है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन जो होता है उसकी आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 8 तक जाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स का सौदा करना है ना। सो यहाँ पर डायमंड में तो एक कार्बन एटम आगे 4 कार्बन एटम से जुड़ जाता है और वो जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। बट अगर हम यहाँ ग्रेफाइट में देखें तो ग्रेफाइट में तो एक कार्बन एटम जो है वो 3 ही कार्बन एटम से जुड़ा है, तो फिर इसकी बैलेंस जी जो है वो कैसे सेटिस्फाई हो रही है। तो होता ये है कि हमारा जो ये ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है वो एक डबल बॉन्ड बनाता है। इन तीनों कार्बन्स के ग्रुप के साथ जब रिएक्ट करता है तो किसी एक कार्बन एटम के साथ वो डबल बॉन्ड बना लेता है, जिससे क्या होता है कि फिर अब जैसे ये मान लीजिए ये है, ठीक है, ये हमारा कार्बन है, इसके तीनों साइड जो है ये 3 कार्बन्स हैं। मान लो कि इसने इन तीनों के साथ बॉन्ड बनाया और किसी एक के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, तो अब हम अगर काउंट करें तो 1 2 3 4, तो इसके जो हैं 4 बॉन्ड बन जाते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कार्बन है उसकी बैलेंस ही सेटिस्फाई हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, दैट वन ऑफ दीज bonds in graphite is a double bond, and thus the valency of carbon इज़ सेटिस्फाइड। इस तरीके से जो है कार्बन की बैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। अब होता क्या है कि हम अपना ये वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं दैट हेक्सागोनल एरे में जो हमारी लेयर्स होती हैं वो वन एबव द अदर होती हैं। वन एबव द अदर मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं, लाइन टू लाइन, ऐसे इस तरीके से, है ना। तो हम ये वाला पॉइंट भी ऐड कर लेते हैं। इन ग्रेफाइट the hexagonal arrays
the hexagonal arrays being placed in layers one above the other यानी कि एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। ओके, अब वहीं हम आगे बात करें तो अब जैसे हमने देखा कि इनकी स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हैं, है ना, इनकी जो हैं स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हैं, बट मज़े की बात ये है कि चाहे हम ग्रेफाइट की बात करें या हम डायमंड की बात करें, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, क्योंकि दोनों में ही जो स्ट्रक्चर बनाने वाला है वो कार्बन है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हो जाता है दैट these both having very different physical properties even though their chemical properties are the same, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारी सेम होती हैं। अब वहीं जो है हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो क्या आता है निकल कर दैट अगर हम डायमंड की मान लीजिए बात करें तो डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो कि हमें अभी तक ज्ञात है। आपको पता है कि जब आप डेंटिस्ट के यहाँ पे जाते हैं तो आपके दांत को अगर डेंटिस्ट को काटना होता है, दांत हमारे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, क्योंकि दांतों से ही जो है हम किसी भी टाइट से टाइट चीज़ को भी हम तोड़ सकते हैं। मतलब टाइट की चीज़ को मैं ये नहीं बोल रही कि पत्थर तोड़ने पहुँच जाओ, ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि खाने में हम बहुत सी चीज़ें खाते हैं ना, जैसे वॉलनट होता है, अखरोट होता है, तो यूजुअली सलाह नहीं दूंगी तोड़ने की, बट कई लोग होते हैं जो मतलब अखरोट को भी अपने दांत से तोड़ सकते हैं। सो दांत जो होते हैं वो इनेमल की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट यहाँ पर जो डायमंड होता है ये हमारा यूज़ किया जाता है दांतों को काटने के लिए, क्योंकि इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। जबकि वहीं उल्टे साइड पर क्या होता है कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो हमारा एकदम स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है, स्लिपरी मतलब चिकना होता है एकदम, जिस पे स्लिप कर जाओ भाई। सो यहाँ पर जो है डायमंड और ग्रेफाइट जो हैं वो एकदम अपोजिट क्वालिटीज़, अपोजिट प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है दैट डायमंड इज़ द हार्डेस्ट substance known, while graphite is smooth and slippery। अब देखा जाए तो डायमंड एंड ग्रेफाइट जो हैं यहाँ पर बिल्कुल ही अपोजिट बिहेव कर रहे हैं, लेकिन ये बने किससे हैं, ये बने एक ही चीज़ से हैं जो कि है कार्बन। दैट इज़ वाई दे बोथ शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, बट इनकी जो बॉन्डिंग मैनर है उसमें डिफरेंस है, देन दे शो डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ओके, अब वहीं अगर हम बात करें तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो कार्बन के बहुत से कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे, ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं। जैसे डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है। वहीं जो हमारा ग्रेफाइट है ये सभी को मात दे करके एक्सेप्शन शो करता है, और वो ये है कि ग्रेफाइट जो है वो काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सो नेक्स्ट पॉइंट हम यही लिखते हैं दैट ग्रेफाइट इज़ a very good conductor of electricity। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो क्या है, अब यहाँ पर जो है डायमंड को बनाया कैसे जा सकता है। अगर हम मतलब
वैसे तो डायमंड जो हैं वो नेचर में मिलते हैं, बट अगर हम डायमंड्स को बनाने की सोचें तो डायमंड्स किस प्रोसेस के दौरान बनते हैं, अगर हम नेचर की भी बात करें तो वहाँ पर भी डायमंड्स को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, प्योर कार्बन चाहिए होता है, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रखते हैं, जिससे हमें डायमंड्स मिलते हैं। ओके, सो मैंने जो है आपको डायमंड्स बनाने का सीक्रेट बताया हुआ है। सो आप चाहें तो बना सकते हैं, मजाक था ये। ओके, सीरियस नहीं होना। सो डायमंड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय डायमंड्स कैन बी formed by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature, यानी कि बहुत ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए होता है जिस पर जो है हमारा जो डायमंड है वो हमें मिलता है। अब देखिए, ये जो डायमंड ह्यूमन मेड होते हैं, ये होते तो नेचुरल डायमंड की ही तरह हैं, बट ये काफ़ी छोटे होते हैं साइज़ में, है ना। अब भाई ये बात जो है ह्यूमन्स को माननी ही पड़ेगी दैट नेचर की तरह हम भले ही उसको मिमिक ज़रूर कर लें, हम भले ही बहुत हद तक उस लेवल पर पहुंच जाएं, बट जो चीज़ें नेचुरल जिस टाइप से होती हैं उसको जो है हम कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते कि हम एग्जैक्ट वैसा ही करने लग जाएं, है ना। हाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम नेचर से भी बढ़िया काम कर दिखाते हैं, बट आई विल से दैट नो वन कैन डिफीट नेचर। ओके, सो अब चलिए हम केमिस्ट्री में वापस आते हैं। अब हम बात करते हैं फुलरीन्स की। सो फुलरीन्स जो होते हैं वो एक अलग ही क्लास बना देते हैं कार्बन एलोट्रॉप्स का, जिसमें से जो है हमारा ये जो फुलरीन्स होते हैं, जिसमें से ये फर्स्ट वन होता है जो कि आइडेंटिफाई किया गया था कार्बन 60 के नाम से। सो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, कलर चेंज करते हैं, दैट फुलरीन्स फॉर्म एन अदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स. The first one to be identified was कौन सा था, C60. आप बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट C60 जो है इसलिए है क्योंकि इसमें 60 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। अब इनमें क्या है, ये जो कार्बन एटम्स होते हैं ये एकदम फुटबॉल की शेप के होते हैं। इन C60 the carbon atoms are attached in the shape of football. सो अब मैं यहाँ पर फुल तो नहीं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा पाऊँगी, बट यह कोशिश कर सकती हूँ दैट हमने देखा है ना कि इस तरीके से जो है कुछ कार्बन फुटबॉल पर जो है इस तरीके से कुछ पैटर्न्स टाइप के बने होते हैं, है ना। कभी अगर आपने फुटबॉल, ऑब्वियस सी बात है देखी होगी आपने फुटबॉल, सो उस पर जो है इस टाइप के पैटर्न्स बने होते हैं, राइट। इस तरीके से जो है पूरे फुटबॉल पर आपके पैटर्न्स बने हुए होते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, आपको वीडियो लाइक ज़रूर करना है, ओके। सो इस तरीके के पैटर्न्स बने होते हैं, तो इसमें जहाँ जहाँ पर भी ये जो आपको कोने टाइप के दिखाई देते हैं, यहीं पर जो है हमारा कार्बन एटम बैठा हुआ होता है, वहीं पर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। सो इस तरीके से जो है हम जहाँ जहाँ पर भी ये किनारे देख रहे हैं वहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होता है। सो आप सोच सकते हैं ये इस तरीके से मैंने इस तरीके से बनाया, बट ये गोल होता है, यानी कि ये छोटा इसलिए बनाया क्योंकि ये पीछे वाले का है, ओके। तो अगर हो सका तो मैं यहाँ पर जो है आपको इस स्क्रीन पर एक फुलरीन एटम का जो है आपको डायग्राम बना के अटैच करके दे दूँगी, ओके। सो ये जो है हमारे कार्बन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं उसके एलोट्रॉप्स को लेकर के। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, रिवाइज़ कर लेते हैं।
सो एलोट्रॉप्स जो हैं उसको हम हिंदी में अपर रूप बोलते हैं। एलोट्रॉप्स वो होते हैं जब कोई भी एलिमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जा रहा है एंड उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं हर फॉर्म की अलग हैं, बट उनकी जो यहाँ पर मैं ये पॉइंट जो है ऐड कर देती हूँ, बट ये पॉइंट मैं आगे लिख चुकी हूँ, बट यहाँ पे ऐड कर देती हूँ क्या जाता है, बट दीज शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अंदर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। अब अंदर की अगर हम बात करें तो सारे ही फॉर्म्स जो हैं वो हमारे बने तो कार्बन के ही हैं। जब बेसिक लेवल पर सेम चीज़ है तो वहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो जाती हैं। अब एक बात बताइए, चलिए ठीक है, मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में मान लीजिए आपका जन्म हुआ, ओके। अब आपने जो है अच्छे से पढ़ाई करी, आपकी जॉब लग गई, तो आप मान लीजिए आप 2 भाई हैं, तो आप लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में चले गए। मान लीजिए एक कोई कनाडा चला गया और दूसरा जो है वो फ्रांस चला गया, ओके। आप जो हैं उस आप मान लीजिए फ्रांस के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, वहाँ के रहन सहन के हिसाब से खुद को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। जो आपका भाई कनाडा गया है वो वहाँ के हिसाब से खुद को थोड़ा सा चेंज कर लेगा, है ना। बट अगर हम बेसिक लेवल पर देखें तो आप दोनों ही इंडियंस हैं, ओके। ये हम कह सकते हैं कि जब बेसिक लेवल पर जो है ये सारे के सारे सब्सटेंसेस कार्बन के ही बने हैं, वहाँ पर ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम शो करते हैं, और बाहर से इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, इसलिए जो है ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग शो कर देते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स में हम ग्रेफाइट देखते हैं, डायमंड देखते हैं एंड फुलरीन्स देखते हैं। डिफरेंस जो है इनमें वो मैनर ऑफ बॉन्डिंग में आता है, ओके, यानी कि इनकी जो बॉन्डिंग है वो कार्बन की डिफरेंट है। डायमंड जो होता है उसमें एक एक कार्बन जो होता है वो आगे 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है, एंड वो जो है इन 4 कार्बन एटम से कनेक्ट होकर के एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है, और ये स्ट्रक्चर रिजिड होती है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन एटम होता है ये अपनी ही लेयर में नहीं, बाकी की लेयर्स में भी जो कार्बन एटम्स होते हैं उनके साथ भी बॉन्ड बनाता है, इसलिए जो है ये यहाँ पर रिजिड हैं, ओके। अब वहीं पर क्या है, जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट में एक कार्बन जो है वो पहली बात तो कि 3 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसमें से एक हमारा डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, ओके। एंड ये जो होते हैं सेम प्लेन के ही कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो इसमें जो है लेयर टाइप की पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमें एक हेक्सागोनल एरे स्ट्रक्चर जो है वो मिलती है। अब इसकी वजह से जो है ये डबल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि इसकी बैलेंसी जो है कार्बन की वो फुलफ़िल हो सके, ओके। अब ये जो है ये हमारा सेम प्लेन में ही बॉन्ड बना रहा है, इसलिए जो है ये उतना ज़्यादा रिजिड नहीं होता है, ये हमारा स्मूथ होता है एंड स्लिपरी होता है। स्लिपरी मतलब बहुत ही स्लिप, अब हम जानते हैं ना कि स्लिप का मतलब होता है फिसलना, दैट ये एकदम चिकना होता है। ग्रेफाइट जो होता है ये हमारा हेक्सागोनल एरे स्ट्रक्चर बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि इसमें जो लेयर्स होती हैं वो एक के ऊपर एक लगी होती है, ओके। एंड ये जो दोनों ही होते हैं, ये दोनों क्या मतलब जो भी एलोट्रॉप्स होते हैं इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, बट ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम शो करते हैं। डायमंड जो होता है ये हमारा अभी तक का हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। नोन का मतलब जो हम अभी तक ज्ञात कर पाए हैं। हो सकता है कि यूनिवर्स में और भी कोई ऐसा सब्सटेंस मौजूद हो। वहीं जो ग्रेफाइट होता है ये हमारा स्मूथ होता है एंड स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो यहाँ पर बॉन्ड्स बने हुए होते हैं उसमें जो है अलग अलग लेयर्स में बॉन्ड बने होते हैं, तो यहाँ पर जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ पर बीच में छूट जाते हैं, जिस वजह से जो है यहाँ पर ये एक अच्छा कंडक्टर बनता है, एक अच्छा कंडक्टर बन के सामने आता है। डायमंड जो होते हैं उनको हम बना सकते हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, लेकिन इसके लिए जो है हमें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम करना पड़ता है, क्योंकि इतना हाई प्रेशर और इतना हाई टेम्परेचर बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था करने की ज़रूरत पड़ती है, ओके। वहीं अगर हम बात करें फुलरीन्स की, तो फुलरीन्स जो है वो एक अलग क्लास हो जाती है कार्बन के एलोट्रॉप्स की।
जिसमें से जो सबसे फर्स्ट वन है वो हमारा कार्बन 60 है। ओके, कार्बन 60 नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो कार्बन होते हैं वो 16 नंबर्स होते हैं। ओके, एंड कार्बन 60 में जो एटम्स होते हैं कार्बन के, वो शेप ऑफ फुटबॉल के रूप में वहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। ओके, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर ये बना के भी दिखाया था दैट अगर हम मान लीजिए इस तरीके के फुटबॉल में पैटर्न्स बने हुए होते हैं तो यहाँ पर हर एक नोक पर जो है एक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। तो इसी तरीके से जो है पूरा ये गोल गोल स्ट्रक्चर बन के जो है तैयार हो जाती है। इसी को जो है हम फुलरीन्स बोलते हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। एंड अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है देन प्लीज़ hit the like and share button. Okay, and thank you very much for watching this video, and yeah, do not forget to subscribe to our channel Global Boats. Okay, bye. कल हम फिर से मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। See you.